यूनियन बजट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके बहुत सारे गोल्स हैं। एक लेवल पे ये अकाउंटेबिलिटी का एक एक्सरसाइज है जहां गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस दिखाती है और पूरे देश को ये देखने का मौका देती है कि इसने अपने पैसे कैसे मैनेज किए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज भी है जहां गवर्नमेंट पार्लियामेंट से पैसे रेज करने के तरीके और इसके इस्तेमाल के तरीके के लिए परमिशन मांगती है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक प्रेजेंटेशन है। इसमें गवर्नमेंट ये दिखाती है कि इसके प्रायोरिटीज क्या है, ये कहां से पैसे लगाएगी और ये पैसे इनके प्रायोरिटीज को अचीव करने में कैसे मदद करेंगे। ये सब एक पब्लिक कम्युनिकेशन एक्सरसाइज में रैप्ड होता है। यूनियन बजट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गोल्स और प्लान्स का सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक स्टेटमेंट होता है। इन शॉर्ट, बजट को देखने के बहुत सारे तरीके हैं और अगर आपने पिछले 24 घंटों में न्यूज़ देखी है तो हो सकता है आपने ये सारे तरीके देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम बजट को 3 तरीकों से देखेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में बजट को समझने के लिए इसे एक वाइडर फ्रेमवर्क से देखना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि पैसे सिस्टम के थ्रू मूव कैसे होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम पब्लिक अकाउंट्स देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट अपने टैक्सिंग डिसीजन कैसे बदल रही है और इसके थ्रू पूरे इकोनॉमी के इंसेंटिव्स को भी कैसे बदल रही है। फाइनली हमारे हिसाब से गवर्नमेंट के जो पॉलिसी चेंजेस सबसे जरूरी हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स को देखते हैं। दोस्तों, ये बजट एक मुश्किल समय में आया है। ये एक ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत टेंशन है। इसीलिए ये एक साथ 3 चीजें करने की कोशिश कर रहा है। पहला, ये कैपिटल स्पेंडिंग जारी रखने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रहे। साथ ही साथ ये इंडिया की बोरोइंग भी कम करने की कोशिश कर रहा है और अगर इसकी ज़रूरत हो तो ये बजट हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली इस बजट का गोल है कम स्पेंड करना लेकिन बेहतर स्पेंड करना। ये बैलेंस करने के लिए एक मुश्किल प्रॉब्लम है। ये एजेंडा कितना रियलिस्टिक है, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए चलिए गवर्नमेंट के अकाउंट्स का एक टूर लेते हैं। देखो, एक गवर्नमेंट अपने टैक्स पेयर्स से फंडेड होती है। टैक्सेशन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बैकबोन होता है और फंडिंग का सबसे ड्यूरेबल सोर्स भी। आइडियली टैक्स पेयर्स के पैसों को ही गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के सबसे बड़े हिस्से को एंकर करना चाहिए। आने वाले साल में गवर्नमेंट 44 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहती है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल हो सकता है। पिछले साल भी टारगेट स्लोअर थे, लगभग 42.7 लाख करोड़ रुपीस। रियलिटी में गवर्नमेंट शायद उस टारगेट को लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस से थोड़े कम से मिस करेगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये 4.5% से ज्यादा का शॉर्टफॉल है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 1 साल भर में गवर्नमेंट ने 2 बड़े टैक्स कट्स अनाउंस किए। पहला, लास्ट बजट में टैक्स स्ट्रक्चर में काफी बड़े चेंजेस किए गए। इफेक्टिवली अगर आप न्यू रेजीम के अंडर एक सैलरीड एम्प्लॉयड थे तो आपको 12 लाख रुपीस तक के एनुअल इनकम तक टैक्स देना ही नहीं पड़ता। शायद एक्सपेक्टेशन ये था कि एक ज्यादा अट्रैक्टिव टैक्स रेजीम लोगों को टैक्स लॉस फॉलो करने के लिए एनकरेज करेगा। लेकिन गवर्नमेंट का अकाउंटिंग काफी कंजर्वेटिव था। उसने पर्सनल इनकम टैक्स से 13.6 लाख करोड़ रुपीस आने की उम्मीद की थी, लेकिन गवर्नमेंट का इस सोर्स से एक्चुअल अर्निंग इसके एक्सपेक्टेशन से लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस कम था, यानी 8% से ज्यादा का डिप। दूसरा बड़ा चेंज साल में बाद में आया। जीएसटी रेट्स में मैसिव रैशनलाइजेशन के थ्रू कई टैक्स स्लैब्स रिवर्क किए गए। जीएसटी कंपनसेशन सेस, जो स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए एक एडिशनल टैक्स था, उसे लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। नेचुरली इसका मतलब था कि जो जीएसटी रेट्स गवर्नमेंट ने बजट में अज्यूम किए थे वो अब सही नहीं थे। और हाँ, इससे लोगों का स्पेंडिंग एपेटाइट तो बढ़ा, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग गवर्नमेंट के टैक्स शॉर्टफॉल को पूरी तरह कवर नहीं कर पाया। ओवरऑल जहां गवर्नमेंट ने सेंट्रल जीएसटी से 10.1 लाख करोड़ रुपीस कमाने का प्लान किया था, वहां वो लगभग 50,000 करोड़ रुपीस कम कमा पाया। और क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन सेस रुक गया, गवर्नमेंट शायद अपने एक्सपेक्टेशन से 80,000 करोड़ रुपीस और कम कमाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि साल भर में कोई पॉजिटिव सरप्राइजेस नहीं थे। गवर्नमेंट शायद कुछ और हेड्स में अच्छा सरप्लस कमा लेगी, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज। ये कुछ हद तक फिस्कल ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को आने वाले साल में 44 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट मीट करना है तो उसे अक्रॉस द बोर्ड बेटर टैक्स कलेक्शन करना होगा। इनकम टैक्स और जीएसटी रेवेन्यूज को कम से कम लास्ट ईयर के बजटेड लेवल्स के आसपास लाना होगा, ना कि उन लेवल्स पर जो वो अभी एक्चुअली अर्न कर रही है।
साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होगा। ओवरऑल एस्टिमेट्स को काम करने के लिए टैक्स कलेक्शंस को इस साल भर लगभग 8% ग्रो करना होगा। सिर्फ टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स नहीं होते, और भी काफी सोर्सेज होते हैं जहां से गवर्नमेंट पैसे कमाती है, जैसे लाइसेंस फीस, पीएसयू डिविडेंड्स और रेलवे टिकट्स। करंट पेस पर इस साल ये अर्निंग्स पिछले साल के बजट के मुकाबले काफी बेटर रहने वाली हैं। ये टैक्स फॉल के इम्पैक्ट को थोड़ा ब्लंट कर सकती हैं। गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसीट्स लगभग 11 लाख करोड़ रुपीस के आसपास एस्टिमेट किए जा रहे हैं, जो पहले के एस्टिमेट से 10% से ज्यादा, यानी 1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा हैं। इस विंडफॉल के पीछे ब्रॉडली 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, टेलीकॉम रेवेन्यूज, जो शायद पिछले साल के टैरिफ हाइक्स की वजह से इनिशियल एस्टिमेट्स के मुकाबले डबल से भी ज्यादा रहने वाले हैं। 1.77 लाख करोड़ रुपीस पर ये गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन से 115% यानी 95,000 करोड़ रुपीस ज्यादा देंगे। दूसरा रीजन है इस साल के रिकॉर्ड डिविडेंड्स। आरबीआई ने पिछले साल गवर्नमेंट को 2.7 लाख करोड़ रुपीस का ऑल टाइम हाई डिविडेंड दिया। टोटल मिलाकर डिविडेंड्स ने गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन से 50,000 करोड़ रुपीस ज्यादा दिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के खर्चों की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका काफी हिस्सा स्टेट्स का होता है। इसको अकाउंट करने के बाद इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स लगभग 37.8 लाख करोड़ रुपीस थे। आने वाले साल में इसे 39.5 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ाने का प्लान है। यही सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्चुअल स्पेंडिंग फंड है। इससे ज्यादा खर्च करने के लिए इसे बोरो करना पड़ेगा। तो फिर गवर्नमेंट खर्च किस पर करती है? इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट के खर्चे का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जहां इसके पास डिस्क्रिशन का स्कोप ही नहीं होता, जैसे पिछले सालों में लिए गए लोन्स पर इंटरेस्ट पे करना। सिर्फ इंटरेस्ट का बिल ही लगभग 14 लाख करोड़ रुपीस का है। ये गवर्नमेंट के रिकरिंग एक्सपेंसेस का लगभग 1/3 है। और भी कई ऐसे हेड्स हैं। मिलिट्री के डे टू डे रनिंग में ही अगले साल 3.7 लाख करोड़ रुपीस खर्च होगा, और वो भी इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन से पहले। गवर्नमेंट पेंशन्स का बिल 3 लाख करोड़ रुपीस का है। फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स चलाने में 2.3 लाख करोड़ रुपीस लगेंगे। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और 1.5 लाख रुपीस ऐड कर देते हैं, और ऐसे ही और भी खर्चे हैं। इफेक्टिवली सिर्फ बिजनेस एज यूजुअल कॉस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑलरेडी जितना कमाती है उससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा खर्च करती है। इसे वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहती है। दूसरे शब्दों में गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए जीडीपी का लगभग 0.3% एक्स्ट्रा खर्च करती है। इस सिचुएशन को बदला जा सकता है, लेकिन ये यूजुअली कंट्रोवर्शियल होता है। एग्जाम्पल के लिए नया VBGRA-MG स्कीम जो MNREGA को रिप्लेस करता है। इस स्कीम में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी से जुड़ा काफी फाइनेंशियल रिस्क स्टेट गवर्नमेंट्स के बुक्स पे डाल दिया गया है। इससे सेंटर को अपना बजटेड एक्सपेंडिचर 44,000 करोड़ रुपीस तक ड्रास्टिकली कट करने का मौका मिला। ये इस साल के एक्सपेक्टेड स्पेंड का लगभग 1/3 है, लेकिन ऐसे चेंजेस मुश्किल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी गवर्नमेंट करना चाहती है, जैसे साल भर के डिस्क्रिशनरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जिन पर फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच फोकस करता है, वो सब इस बेस के ऊपर आता है। स्ट्रक्चरली ये सब बोरोड मनी से ही फंड होता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग सेंसिबल हो। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस ट्रेन किया है। ये वो खर्चा होता है जो फ्यूचर एसेट्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ब्रॉडली कैपिटल एक्सपेंडिचर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला, गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करती है। पिछले साल इसके लिए 11.2 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करने का प्लान था, लेकिन एक्चुअल स्पेंडिंग थोड़ी कम होकर 11 लाख करोड़ रुपीस से थोड़ी नीचे रही। इसमें हाईवेज और रेलवेज जैसे एसेट्स बनाने भी शामिल थे। डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स पर भी काफी पैसा गया। ये हार्ड पावर बढ़ाता है, लेकिन डायरेक्टली इकोनॉमिक पावर नहीं। लेकिन कुछ हेड्स ऐसे भी होते हैं जहां फ्यूचर रिटर्न्स उतने क्लियर नहीं होते, जैसे PSUs के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स या स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिए गए लोन्स। इसमें से कुछ पैसे एसेट्स क्रिएट करने में जाते हैं। स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बोरो कर सकते हैं। PSUs भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे BSNL ने पिछले साल अपने नेटवर्क के बड़े हिस्सों को 4G पर अपग्रेड करने में काफी पैसे खर्च किए थे। लेकिन इन हेड्स के स्पेसिफिक्स हमारे लिए उतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते। आने वाले साल में गवर्नमेंट डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ाने का प्लान कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेट्स को एडिशनल ग्रांट्स भी देती है, जो उनकी कैपिटल स्पेंडिंग से लिंक्ड होती हैं। इनडायरेक्ट तरीके से ये कैपिटल स्पेंडिंग सेंटर स्पॉन्सर करता है। पिछले साल लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपीस बजट किए गए थे, लेकिन एक्चुअल डिसबर्समेंट सिर्फ 3.1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास ही रहा। इस साल इन ग्रांट्स को थोड़ा बढ़ाकर लगभग 5 लाख करोड़ रुपीस तक ले जाने का प्लान है।
लेकिन ये सब अफोर्ड कैसे होता है? ये सारा खर्चा काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा कि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू से काफी आगे निकल जाता है। पिछले साल इससे 15.6 लाख करोड़ रुपीस का डेफिसिट बना। मतलब गवर्नमेंट का अर्निंग शॉर्टफॉल ही इंडिया के जीडीपी के 4.4% के बराबर था। लेकिन सिर्फ डेफिसिट फिस्कल केयरलेसनेस का साइन नहीं होता। डेवलपिंग इकोनॉमीज अक्सर ग्रोथ फंड करने के लिए डेफिसिट्स पे ही चलते हैं। वो कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए बोरो करती हैं ताकि फ्यूचर इनकम्स बढ़े। थ्योरी ये है कि कल की ज्यादा इनकम आज के खर्चे को पे करेगी। जब तक इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा रहता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन इस लॉजिक की भी एक लिमिट होती है। जैसे हम देख चुके हैं, इंडिया का इंटरेस्ट बर्डन ऑलरेडी रेवेन्यू का काफी बड़ा हिस्सा खा जाता है। इसीलिए 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसमें डेट के टारगेट सेट किए गए थे। लॉन्ग टर्म में गोल ये है कि डेफिसिट को जीडीपी के 3% से नीचे लाया जाए। साथ ही आइडियली सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल डेट जीडीपी के लगभग 40% के आसपास आना चाहिए। और हम इस गोल के कितने करीब हैं? आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 17 लाख करोड़ रुपीस का डेफिसिट बजट किया है। एक ऑप्टिमिस्टिक टैक्स कलेक्शन अजम्पशन पर बेस्ड है, जो जरूरी है क्योंकि स्पेंडिंग बिल्स काफी हद तक लॉक्ड इन है। अगर कंडीशंस काफी फेवरेबल रहे तब भी हम इस साल के मुकाबले कम से कम 1.37 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा बोरो करने वाले हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक ये जीडीपी का 4.3% है, जो इस साल के डेफिसिट से थोड़ा बेटर है। लेकिन ये अज्यूम करता है कि नॉमिनल जीडीपी आने वाले साल में 10% ग्रो करेगा। कंटेक्स्ट के लिए इस साल नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8% ग्रो हुआ। अगर ग्रोथ तेज नहीं हुआ तो फिस्कल स्टेबिलिटी अचीव करने में और टाइम लग सकता है। अब इस बर्डन को देखने के अलग अलग लेंसेज हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग उतना ही है जितना वो बोरो करने वाली है। इस व्यू में हम लगभग पूरा बोरोइंग फ्यूचर ग्रोथ फंड करने के लिए कर रहे हैं। इस एंगल से देखें तो बोरोइंग जस्टिफाइड लगता है। लेकिन एक कम हैप्पी लेंस भी है। हमारा ज्यादातर बोरोइंग पास के लायबिलिटी से डील करता है। आने वाले साल में 14 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही चले जाएंगे। मतलब हर एक रुपीस जो हम बोरो करते हैं उसमें से 83 पैसे पुराने लोन्स चुकाने में ही लग जाते हैं। इस एंगल से लगता है जैसे हम अपने प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहे हैं। और कौन सा लेंस सही है? शायद इसका जवाब हमें बहुत बाद में मिलेगा, हमारे टाइम के भी बाद। इस सबको क्लियर करने के बाद अब इस साल के बड़े टैक्स चेंजेस पर आते हैं। शुरुआत पर्सनल इनकम टैक्स से करते हैं। इसके रेट्स पिछले साल से अनचेंज्ड हैं, लेकिन जो चीज बदली है वो है टैक्स सिस्टम का लीगल बैकबोन। 1 अप्रैल 2026 से इंडिया एक नए इनकम टैक्स एक्ट पे शिफ्ट करेगा, जो पुराने 1961 के लॉ को रिप्लेस करेगा। इस साल की काफी टैक्स अमेंडमेंट्स असल में टेक्निकल क्लीनअप्स हैं, जैसे मिसिंग डेफिनेशंस ऐड करना, गलत क्लॉजेस को पॉइंट कर रहे सेक्शंस को करेक्ट करना और लैंग्वेज को टाइट करना, ताकि नया एक्ट एग्जैक्टली वैसे ही काम करे जैसे उसे डिजाइन किया गया है। बजट का प्रेजेंस कैपिटल मार्केट्स में क्लियरली फील हुआ, खास करके डेरिवेटिव्स में, और मार्केट इससे बिल्कुल खुश नहीं था। जब भी आप एक्सचेंज पर कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज ट्रेड करते हो तो आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी पे करते हो। इस साल गवर्नमेंट ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर एसटीटी बढ़ा दिया है। ये मूव 2 साल पहले की याद दिलाता है। नया एसटीटी रूल कुछ इस तरह काम करता है। अगर आप फ्यूचर सेल करते हो तो जो टैक्स आप पे करते हो वो 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है, मतलब 150% का इंक्रीज। और ऑप्शन सेल करने पर एसटीटी 0.1% से बढ़कर 0.15% ऑफ द प्रीमियम हो गया है, यानी 50% ज्यादा। अगर आप ऑप्शन को एक्सपायरी पर एक्सरसाइज करते हो तो एसटीटी अब 0.125% से बढ़कर 0.15% हो जाएगा। अब ऑप्शन की सेलिंग और एक्सरसाइजिंग के बीच का डिफरेंस यहाँ इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो प्रीमियम ट्रेड होता है। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का अपफ्रंट प्राइस है। इस केस में एसटीटी प्रीमियम अमाउंट पर लगता है, लेकिन जब ऑप्शन एक्सपायरी पर एक्सरसाइज होता है तो प्रीमियम रेलेवेंट नहीं रहता। उस वक्त जो मैटर करता है वो है ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी वो कितना इन द मनी है। इसलिए एक्सरसाइज्ड ऑप्शन पर एसटीटी इंट्रिंसिक वैल्यू पर चार्ज होता है। ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड बजट ट्रेडिंग का कॉस्ट बढ़ा देता है, जिससे हाई टर्नओवर डेरिवेटिव्स मार्जिन पर और महंगे हो जाते हैं। अगला बड़ा चेंज शेयर बायबैक्स के टैक्स ट्रीटमेंट में आया है। 2024 के बजट के बाद से बायबैक प्रोसीड्स को थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। उस साल से बायबैक से मिलने वाला कैश डिविडेंड इनकम की तरह टैक्स होता था, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स पर। साथ ही शेयर्स की कॉस्ट एक कैपिटल लॉस जैसे ट्रीट होती थी। इस कैपिटल लॉस को आप किसी भी कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते थे। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था और नया बजट इसे सिंप्लीफाई करता है।
अब बायबैक प्रोसीड्स को सीधा कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स किया जाएगा। मतलब जो आपको मिला उसमें से जो आपने शेयर्स के लिए पे किया था वो सब्ट्रैक्ट करो और जो डिफरेंस बचता है उस पर टैक्स लगेगा। इसके बावजूद प्रमोटर्स के लिए एक क्लियर डिस्टिंक्शन रखा गया है, क्योंकि बायबैक कब और कैसे होगा इसमें उनका डिसीजन होता है और यहीं से मिसयूज का रिस्क भी आता है। इसीलिए बजट प्रमोटर्स के लिए एक एडिशनल टैक्स लेयर इंट्रोड्यूस करता है। कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के बायबैक गेन्स पर इफेक्टिव टैक्स रेट 22% होगा और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए 30%। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए ये चेंज ज्यादातर क्लैरिटी के लिए है, लेकिन प्रमोटर्स के लिए ये टैक्स आर्बिट्राज को लिमिट करने का एक तरीका भी है। फिर बात आती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या एसजीबीज के टैक्स ट्रीटमेंट की। ये पहले की तरह ही रिडेम्पशन पर टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स का बेनिफिट देते रहेंगे, लेकिन बजट एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन लाता है जो इफेक्टिवली ये लिमिट करता है कि कौन इस बेनिफिट का फायदा उठा सकता है। अब एग्जेम्पशन सिर्फ उन इन्वेस्टर्स तक रेस्ट्रिक्टेड है जिन्होंने बॉन्ड ओरिजिनल इश्यूएंस के टाइम सब्सक्राइब किया था और मैच्योरिटी तक कंटिन्यूसली होल्ड किया था। मतलब अगर आप सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी खरीदते हो और बाद में रिडीम करते हो तो आपके गेन्स नॉर्मल कैपिटल गेन्स की तरह ही टैक्स होंगे। अब चलते हैं कंट्री के बाहर जाने वाले पैसों पर। बजट आउटवर्ड रेमिटेंसेस में फ्रिक्शन कम करने की कोशिश करता है। इससे फाइनल टैक्स बर्डन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब ट्रांसफर किया जाता है तब सोर्स पर कलेक्ट होने वाले टैक्स को कम कर दिया गया है। एजुकेशन और मेडिकल रेमिटेंसेस के लिए टीसीएस रेट अब 2% कर दिया गया है। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर भी अब फ्लैट 2% टीसीएस लगेगा, अमाउंट चाहे जो भी हो। क्योंकि टीसीएस जनरली आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए ये ज्यादातर कैश फ्लो को अफेक्ट करता है, ना कि टोटल टैक्स बर्डन को। फीस पे करते वक्त या फॉरेन ट्रैवल बुक करते वक्त अपफ्रंट कम पैसे लॉक होते हैं। आखिर में इनडायरेक्ट टैक्स साइड पर एक बड़ी कंज्यूमर फेसिंग रिलीफ आई है। पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट किए गए ड्यूटीएबल गुड्स पर टैरिफ रेट 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ये उन इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होता है जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स इंपोर्ट करते हैं। फाइनली अब फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच के उन बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स पर आते हैं जो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगे। पहले टेक अवे से हमें यह समझ आता है कि इंडिया किस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, ये इस बजट का एक बड़ा विनर है। गवर्नमेंट सिर्फ डिवाइसेस असेंबल करने से आगे बढ़ना चाहती है और उन कंपोनेंट्स को बनाना चाहती है जो फोन्स के अंदर जाते हैं, जैसे कैपेसिटर्स, कैमरा लेंसेज, पीसीबीज एटसेट्रा। ये अप्रोच बजट नंबर्स में क्लियरली दिखता है। पुराने पीएलआई स्कीम के एलोकेशंस पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो गए हैं, क्योंकि वो स्कीम्स अब मैच्योर हो चुके हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए आउटले लगभग 75% बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। एआई के आने के बाद इंडिया ने हाईटेक सेक्टर्स के लिए भी एलोकेशंस किए हैं। जैसे बजट में सेमीकंडक्टर्स डेवलप करने के लिए 8,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का स्पेस रखा गया है। साथ ही इंडिया में डेटा सेंटर सेटअप करने वाली फॉरेन कंपनीज को टैक्स हॉलीडेज भी दिए जा रहे हैं। फार्मा एक और ब्राइट स्पॉट है। गवर्नमेंट ने बायोफार्मा शक्ति लॉन्च किया है। ये एक 10,000 करोड़ रुपीस की स्कीम है जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स को प्रमोट करेगी। हमने फार्मा इंडस्ट्री के एक डिटेल वीडियो में भी बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स को कवर किया है। आप फार्मा सेक्टर के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को भी जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर्स की तरह ही बायोलॉजिक्स बनाना भी एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है। इसके कॉन्ट्रास्ट में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल और अपैरल प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे स्लिप हो गए हैं। बजट ने टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए कई स्कीम्स अनाउंस किए हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का कैपिटल आउटले पिछले साल के कंपैरिजन में काफी हद तक फ्लैट ही रहा है। ऊपर से टेक्सटाइल्स का पीएलआई स्कीम भी अब तक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है। कई कंट्रीज के लिए टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला स्टेप रहा है। इंडिया ग्लोबल लेवल पर अभी भी काफी कंपिटिटिव है, लेकिन चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के पीछे है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रिलेटिवली स्लो होती है। दूसरा टेक अवे ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कैसे एनकरेज करना चाहती है ताकि वो पब्लिक केपेक्स को फॉलो करें। जैसे हमने पहले मेंशन किया, गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में कैपिटल स्पेंडिंग को प्रायोरिटी बनाया है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है 7 हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट जो मेट्रोज और टियर 1 सिटीज को कनेक्ट करेंगे। ऐसे केपेक्स प्रोजेक्ट्स का आइडिया ये होता है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्ली रिस्क्स गवर्नमेंट अब्सॉर्ब करे ताकि प्राइवेट केपेक्स बाद में कंफर्टेबली एंटर करे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रिस्पॉन्स अब तक काफी स्लगिश रहा है। इसीलिए बजट ने कुछ नए मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट्स ज्यादा इन्वेस्टेबल बन सकें। ऐसा ही एक टूल है टोटल रिटर्न स्वैप या टीआरएस। देखो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यूज होता है, लेकिन इन्वेस्टर्स कभी कभी उनसे दूर रहते हैं क्योंकि इनके टाइम होराइजन्स लंबे होते हैं
और रिस्क भी बहुत होते हैं। टीआरएस इन्वेस्टर्स को बिना बॉन्ड को डायरेक्टली ओन किए इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक्सपोजर लेने या इससे हेज करने का ऑप्शन देता है। साथ ही इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पर बेस्ड डेरिवेटिव्स तक इन्वेस्टर एक्सेस भी इंप्रूव करेगा। बजट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी क्रिएट किया है। इसका एम है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन लोन्स के लेंडर्स को पार्शियल गारंटीज देना। इससे प्राइवेट डेवलपर्स के लिए अर्ली स्टेज कंस्ट्रक्शन रिस्क थोड़े कुशन हो जाएंगे। इन सबको मिलाकर देखें तो ये मेजर्स ये सिग्नल देते हैं कि गवर्नमेंट रिस्क्स को बैंक से हटाकर कैपिटल मार्केट्स की तरफ शिफ्ट करना चाहती है। बैंक डिपॉजिट्स की मैच्योरिटी काफी छोटी होती है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 10 से 20 साल के होते हैं। इस वजह से बैंक्स इतना लंबा रिस्क स्केल पर कैरी करने के लिए आइडियल नहीं होते। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बेटर सूटेड होते हैं, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी प्रोजेक्ट से मैच करती है। बजट लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए एक बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट जैसे देखता है। इंडिया में गुड्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट चाहे कंट्री के अंदर हो या बॉर्डर्स के बाहर, चाइना और वियतनाम जैसे पीयर्स के मुकाबले ज्यादा है और बॉटलनेक्स कहीं से भी आ सकते हैं। कुछ साल पहले दुनिया को शिपिंग कंटेनर्स के सीवियर शॉर्टेज से डील करना पड़ा था, जिसने ग्लोबल ट्रेड को स्लो कर दिया था। बजट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन बॉटलनेक्स को सॉल्व करने के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में डानकुनी से गुजरात में सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस किया है। ये कॉरिडोर इंडिया के ईस्ट वेस्ट क्रॉस सेक्शन को कवर करेगा और मिनरल रिच एरियाज को इंडस्ट्रियल हब से कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कनेक्ट करेगा। अभी इंडिया के पास 2 फंक्शनल कॉरिडोर्स हैं और 3 और प्लान्ड भी हैं। इसी वजह से रेलवे स्पेंडिंग भी बढ़ी है। नेशनल रेल प्लान के हिसाब से गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया के टोटल फ्रेट मूवमेंट में रेलवेज का मॉडल शेयर 45% तक हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है 10,000 करोड़ रुपीस का नया आउटले, जिसका गोल है अपने खुद के कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करना। जैसे जैसे इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है, हमें अपना कंटेनर कैपेसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ाना होगा। आखिरी टेक अवे रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस करता है। बजट ने इस स्पेस के लिए काफी जगह बनाई है। गवर्नमेंट 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर्स क्रिएट कर रही है, जो 4 स्टेट्स में स्प्रेड होंगे: उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स को खासकर इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि इनकी कोस्टलाइंस लंबी हैं। क्रिटिकल मिनरल्स यूजुअली मोनाजाइट सैंड में मिलते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया के बीचेस पर पाए जाते हैं। लेकिन ये मिनरल्स अक्सर थोरियम नाम के एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ भी मिलते हैं, जिसे गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी पोटेंशियल की वजह से टाइटली गार्ड करती है। क्या ये स्पेशल कॉरिडोर्स इस रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं? हो सकता है ये लॉजिस्टिक्स पुश से भी कनेक्टेड हो। बजट के रेल फ्रेट कॉरिडोर और इनलैंड वाटरवेज के प्लान्स में उड़ीसा का रोल काफी प्रोमिनेंट है, जहां ये मिनरल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ नए इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ईवीज, सोलर पैनल्स और दूसरे न्यू एज टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी मिनरल्स में पार्टिसिपेशन बढ़े। जैसे मोनाजाइट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है। क्रिटिकल मिनरल्स को इनकम टैक्स के शेड्यूल 12 में इंक्लूड किया गया है, जिससे कंपनीज एक्सप्लोरेशन और माइनिंग पर खर्च किए गए एक्सपेंसेस पर टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकती है। और सोलर ग्लास बनाने के लिए की रॉ मटेरियल सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम्स ड्यूटी हटाने का प्रपोजल भी है। लेकिन इंडिया में माइनिंग सिर्फ इसीलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इंसेंटिव्स कम है। वो प्रॉब्लम लगता है इस बजट में अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है इस बजट का इम्पैक्ट और कौन से सेक्टर्स पे पड़ेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।